आप सभी को प्रभात का नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वेदा एंड हियर वी गो फॉर द मैक्सिमम इन डेप्थ कवरेज ऑफ फिजिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि बैटरी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपना टॉपिक। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के पहले एक टर्म होता है, हालांकि वो टर्म मैथमेटिक्स का है, इन्फिनिटी। क्या आप समझते हैं इन्फिनिटी के बारे में? इन्फिनिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, कैन यू जस्टिफाई अ टर्म्स इन्फिनिटी? अब पहली बात तो ये कि मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी नाम का कोई टर्म होता ही नहीं है। अगर हम आंसर की बात करें तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक्चुअल में जिस भी चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की साइज़ बहुत बड़ी है एंड वी कांट मेज़र द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम उसकी साइज़ को मेज़र नहीं कर सकते तो हम बोल देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो इन्फिनिटी है। जैसे आकाश, यूनिवर्स के साइज़ के बारे में हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्स की जो साइज़ है वो इन्फिनिटी है। आकाश का आप देखेंगे हिंदी में जो पर्यायवाची होता है वो होता है अनंत, क्योंकि उसके बारे में आइडिया नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसका डायमीटर इतना है, उसका रेडियस इतना है, कुछ भी नहीं। तो इन्फिनिटी को सबसे पहले हम आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी। जैसे अब इसको ध्यान से पहले समझिएगा। जैसे हमने बोला कि चलिए एक हमने नंबर लिखा आपके सामने सिंपल, हमने बोला 12 डिवाइडेड बाई 6। इसका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे 12 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब यही है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 12। अब जानते हैं कि इसका आंसर 2 होगा। 12 बाई 6 इज इक्वल्स टू 2, यानी 2 ऐसा नंबर है जिसमें 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा हमें? 12। अगर हम आपसे बोलें कि अच्छा ऐसा कुछ बताओ कि 12 डिवाइडेड बाई 4 करें, आप बोलेंगे कि अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और इसका आंसर होता है 3। हम बोले कि 12 डिवाइडेड बाई अगर हम 3 कर दें तो अब बोलेंगे आपकी अब ऐसा नंबर चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और ऑब्वियस सी बात है वो 4 होगा। हम बोलें 12 डिवाइडेड बाई 2 करें तो अब आप बोलेंगे 6 होगा, क्योंकि 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12 मिलता है। अब देखिए हम बोले 12 डिवाइडेड बाई 1, अब बोलेंगे आप 1 में मल्टीप्लाई करें 12 आना चाहिए, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, तो वो सिर्फ 12 ही है। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं, हमें ऊपर वाला जो टर्म है, जो न्यूमरेटर है, उसको हमने सेम रखा है 12 12 12 12 12। हमने क्या किया, जो नीचे का इसका डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 6 था, आंसर अपना 2 मिला, 4 था 3 मिला, 3 था 4 मिला, 2 था 6 मिला। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम डिनोमिनेटर को छोटा करते जा रहे हैं ना, डिनोमिनेटर को 6 से हमने 4 किया तो आंसर 2 से 3 आ गया, 4 से 3 किया तो 3 से 4 आ गया। आप देखिए डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है तो जो अपना आंसर है वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। डिनोमिनेटर को हम छोटा से छोटा कितना कर सकते हैं? कौन सा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है? तो आप बोलेंगे 0। 0 से हम छोटा कोई नंबर ले नहीं सकते, विच इज़ नेचुरल। हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो अगर हम ऐसा कर दें कि 12 डिवाइडेड बाई 0, अब आप बोलेंगे अब ऑब्वियस सी बात है कि डिनोमिनेटर को हम छोटा करते जा रहे हैं, तो जब डिनोमिनेटर को छोटा कर रहे हैं तो हमें जो आंसर है वो बड़ा मिलता जा रहा है, बड़ा मिलता जा रहा है, और डिनोमिनेटर को हमने छोटा करते करते 0 कर दिया, यानी 0 से हम छोटा नहीं कर सकते फाइनली। तो आप बोलेंगे अब जो अपना आंसर होगा वो बड़ा होगा, और बड़ा भी कितना होगा? इतना बड़ा कि जितना बड़ा हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमने डिनोमिनेटर को सबसे छोटा कर दिया, इससे ज़्यादा छोटा हम कर भी नहीं सकते, तो अपना आंसर भी यहाँ पे अब वही आएगा कि इतना बड़ा आंसर आएगा कि जिससे बड़ा आंसर हम ले भी नहीं सकते। तो आप बोलेंगे कि हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा जिसमें 0 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, तो आप बोलेंगे वो तो नंबर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और बड़ा में कितना बड़ा? तो आप बोलेंगे चलो हम मान लेते हैं कि ऐसी इतना बड़ा नंबर जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो आप बोलेंगे वो नंबर एक ही हो सकता है, आप बोलेंगे इन्फिनिटी। आपने क्या बोल दिया? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, आप बोलेंगे कि इस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें नंबर नहीं पता एग्जैक्ट कि जिसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो इन्फिनिटी बोलने से बेहतर है कि आप उसको बोलिए अनडिफाइंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1090 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो एक्चुअल में 1090 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता ही नहीं है, 1090 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ठीक है। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म्स। इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म होता है, किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा होना
इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाथी हमारे लिए इन्फिनिटी साइज़ का नहीं है, क्योंकि हाथी की डायमेंशन को हम देख सकते हैं, हाथी की हाइट को हम देख सकते हैं, उसकी विड्थ को देख सकते हैं, उसकी मोटाई को देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई सबके बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो जो एलिफेंट है वो हमारे लिए इन्फिनिटी साइज़ का नहीं है। बट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम एक चींटी की रेफरेंस फ्रेम पे बात करें, एक चींटी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो चींटी के लिए जो हाथी की साइज होती है वो इन्फिनिटी होती है, क्योंकि चींटी हाथी के साइज़ का अंदाज़ा लगा नहीं पाएगी, चाह के भी उसको मेज़र नहीं कर पाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वही है हाथी, लेकिन वो हमारे लिए इन्फिनिटी साइज़ की नहीं है, लेकिन उस चींटी के लिए इन्फिनिटी साइज़ की है। बात समझ में आ रही है? जैसे हम बोले कि 200 मीटर की डिस्टेंस है, 200 मीटर की डिस्टेंस हम इजीली कवर कर सकते हैं ट्रैवल करके, पैदल हम चल के कवर कर सकते हैं। तो 200 मीटर की जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन वही उस चींटी को अगर 200 मीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो वो उसके लिए बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो चींटी के लिए वो डिस्टेंस आपकी है जो इन्फिनिटी है। इसीलिए हमने बोला कि इन्फिनिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म, इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म होता है। तो इन्फिनिटी किसी चीज़ का आंसर है कि नहीं, वो जानने के पहले आपको आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि एक्चुअल में हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे सामने ये दीवार हमारे सामने दिख रही है, इस ब्लैक बोर्ड को हम ले जाएं, इस ब्लैक बोर्ड को जब हम पीछे से कुछ दूर से हम खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसके हर एक एजेस, हर एक कॉर्नर को हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम इस बोर्ड पे चिपक जाएं और चिपक के हमें अपने सर ऊपर नीचे नहीं करना, लेफ्ट राइट नहीं करना, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर हम सीधे ऐसे चिपक के इसके चारों डायमेंशन को अपनी आइज़ को रोटेट करके देखने की कोशिश करें पूरा चिपक के, तो हम राइट वाले कॉर्नर को नहीं देख पाएंगे, राइट वाले एज को नहीं देख पाएंगे, टॉप एज को नहीं देख पाएंगे, बॉटम एज को नहीं देख पाएंगे। यानी अब ये ब्लैक बोर्ड हमारे लिए इन्फिनिटी साइज की हो चुकी है व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ज़्यादा हम इसके करीब होकर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस केस में। तो जब भी फिजिक्स में इन्फिनिटी शब्द आया, हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी साइज का है। तो आप ये मत समझिए कि इन्फिनिटी मतलब कि वो आसमान से बड़ा या ब्रह्मांड से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कहीं प्लूटो से या फिर कहीं दूसरे ग्रह से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता। हम बोले किसी चीज़ को हम इन्फिनिटी से ट्रैवल करा के ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में इन्फिनिटी मतलब कि 2-4 लाख किलोमीटर दूर से उसे ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी एक चार्ज के लिए इन्फिनिटी शब्द की हम बात करेंगे तो आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हम दिखा रहे हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल, ऑब्वियस सी बात है। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। या तो मैग्नेटिक पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं जैसे आपका आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सब चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, कहीं दूर आपने छोटा सा निकिल का एक कील रखा है, पिन रखा है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सपोज कर लेते हैं कि अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक बनाया, यानी कि इसके बाहर अगर हमने वो रखा है निकिल या फिर आयरन का कोई भी छोटा सा चिप्स, उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कि यहाँ पे अगर वो है तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, लेकिन जैसे ही अंदर लेके आए अब ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। मतलब अब जैसे हम इसको अंदर लेके आ गए तो अब बोलेंगे अब इस पर फोर्स लगेगा और जाके इस पर चिपक जाएगा। तो ये जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है इस मैग्नेट का, वो लास्ट जो बाउंड्री है वो इसके लिए इन्फिनिटी है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड उसका नहीं है। ऐसे ही एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जहाँ तक फैला होता है, कहने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सपेंशन होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन आखिरकार इन्फिनिटी कहाँ पे उसका खत्म होगा, तो आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे वो अपना फोर्स लगाना बंद कर देगा ना, उसके लिए इन्फिनिटी वही आ जाएगा। तो एक मैग्नेट अगर 1 मीटर दूर की चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब उस मैग्नेट के लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस 1 मीटर की है। समझ में आ रहा है? एक चार्ज अगर 2 मीटर दूर रखे किसी चार्ज पे फोर्स नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब कि उस चार्ज के लिए जो इन्फिनिटी डिस्टेंस है वो क्या है, 2 मीटर ही है। ये बात आपके समझ में आई? चलिए हम लोग अब एक्चुअल जो समझना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे आता है। आई होप कि आपको इन्फिनिटी शब्द की जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, ये आपको समझ में आई होगी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको जानने के पहले हम लोग वही जहाँ से स्टार्ट किया था हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर हमने Q मान लिया, चलिए कैपिटल Q मान लेते हैं इस चार्ज को,
ये कैपिटल क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पे, चलिए हम मान लेते हैं इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, हम अगर आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, वो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, रेडिली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसी लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और एरो ऐसे इस डायरेक्शन में कर दीजिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को लेट से हमने नाम दे दिया पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू की वजह से वो इधर है, बाहर की तरफ है। ये बात समझ में आया? अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे सॉरी इस पॉइंट पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने बनाया ना प्लस क्यू वाले चार्ज ने, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा कोई चार्ज रखा है वो भी पॉजिटिव है लेट से, और हमने कह दिया कि उसका जो मैग्नीट्यूड है स्मॉल क्यू है, तो आप बोलेंगे उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट में है तो जस्ट इसी डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगेगा। हम बोले कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं है, अगर ये नेगेटिव होता ना तो नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है तो इस पर फोर्स लगेगा राइट से लेफ्ट, ऐसे कुछ। ये बात समझ में आई? इस चार्ज के लिए भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी होगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं पे जाके बहुत ज़्यादा वीक हो गया होगा, जीरो के करीब। तो चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक आते आते ये कोई रीज़न था, इसके बाद उसका असर नहीं है, उसके बाद यानी इस रीज़न के बाद हमने अगर कोई चार्ज रखा तो ये अपने इलेक्ट्रिक फोर्स को उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहा, यानी ये उसका हो गया रीज़न जहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, हम एक चार्ज को ला रहे हैं, एक हमने प्लस क्यू चार्ज रख लिया, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, चलो मान लेते हैं क्यू। इस चार्ज को हम, ये इन्फिनिटी हो गया, ये तो बात अब क्लियर हो गई कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी कही जाएगी, क्योंकि यहीं तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इस चार्ज को इस कैपिटल क्यू वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पी तक। तो आप बोलोगे ठीक है, किस तरह से लाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो सबसे पहले तो इसको डॉटेड लाइन से हम मिला दें। कौन लेके आएगा? आप बोलेंगे कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई ना कोई होगा जो इस चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट तक लेके आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो हम पूछेंगे क्यों एक्सटर्नल एजेंट क्यों लाएगा? क्योंकि वर्क डन करना पड़ रहा है यहाँ पे, बिना वर्क डन किए इस चार्ज को यहाँ तक नहीं लाया जा सकता। अब वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप बोलेंगे कि देखो चार्ज ये स्मॉल क्यू जब तक यहाँ था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जब तक बाहर था, तब तक तो ये वाला कैपिटल क्यू वाला चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज अंदर एंटर किया, अब आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, जैसे ही ये चार्ज कैपिटल क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो आप बोलेंगे कि देखिए ये तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है और एक इसको पॉजिटिव चार्ज और मिल गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको धक्का देगा फिर से बाहर की तरफ फोर्स लगा के, इसको नहीं चाहेगा कि अंदर आए ये। इसी वजह से एक्सटर्नल एजेंट जो भी इस चार्ज को लेके आ रहा है उसको वर्क डन करना पड़ता है। जब तक वो वर्क डन इस चार्ज पे नहीं करेगा, फोर्स नहीं लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तब तक इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके नहीं आ सकते। समझ में आया? यानी कि अगर इस चार्ज ने फोर्स लगाया है F, तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट भी अगर इतना ही फोर्स के साथ इसको लेके आए तब बात बन जाएगी। जो लेके आ रहा है इस वाले चार्ज को, ये स्मॉल क्यू जो हमने दिखा रखा है, इसको कौन लेके आ रहा है? तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट कोई है, एक्सटर्नल एजेंट यानी कोई बाहरी आदमी है। आदमी नहीं, एक्चुअल में हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल एजेंट एक बैटरी भी हो सकती है, आप इतना याद रखिए, बैटरी भी हो सकता है कि उस चार्ज को लेके आ रही है। तो इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स आप देख रहे हैं ना, ये इस वाले चार्ज ने इस पे लगाया बाहर की तरफ, तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि इतना ही एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगाएगा तो इधर यहाँ तक लेके आएगा वो। तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगा रहे साथ ही साथ इस चार्ज में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं, मैकेनिक्स में आपने पढ़ रखा होगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट।
कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा, तो आप बोलेंगे जितना इस चार्ज ने फोर्स लगाया था ना, इस पे रिपेल किया था जिस फोर्स के साथ, उतना ही एक्सटर्नल एजेंट भी इस पे लगाएगा। वो तो फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्प्लेसमेंट, बाई कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि W वर्क डन किया इस एक्सटर्नल एजेंट ने, किस चार्ज पे, इस चार्ज पे, इस पॉइंट P तक लाने में। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम अगर आपसे बोलें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, तो ये आपका हो जाएगा, इसको चलिए पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q, इस कैपिटल Q की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो, यानी कितना वर्क डन किया डिवाइडेड बाय चार्ज, क्या था चार्ज, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम Vp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया V रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल के लिए, P हमने कर दिया मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो Vp इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन W डिवाइडेड बाई चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे कैपिटल Q है, तो ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई कैपिटल Q, वर्क डन बाई कैपिटल Q नहीं हो गया, एक्चुअल में किस पे किया गया, इस स्मॉल q पे किया गया है ना, तो ये हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा स्मॉल q, ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। और ये वर्क डन कौन सा है, तो आप बोलेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यानी इन्फिनिटी से P तक लाने में वर्क डन किया गया है। तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए यहाँ पे, ये वर्क डन कैसा था, इन्फिनिटी टू पॉइंट P तक वाला वर्क डन था। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। ये बात समझ में आई आपको? तो इसको चलिए डिफाइन कर लेते हैं। इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a charge at a point in electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, जिसकी डेफिनेशन हो गई कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से इज इक्वल्स टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे अगर ये Q को देखिए, आपने ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, अगर इसी को हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि इफ स्मॉल q इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 कूलॉम का अगर ये चार्ज है, यूनिट है, उस केस में ये Vp किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे Vp इज इक्वल्स टू ये वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, ये इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई चार्ज को हमने क्या कर रखा है, 1 मान रखा है, तो ये वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी वर्क डन के बराबर हो गया जो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक लाने में किया गया। तो यही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इसके हम यूनिट की बात करें तो आप इसकी यूनिट आप ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी, देखिए वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो आपने लिखा जूल पर, चार्ज की होती है कूलॉम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलॉम, या फिर इसी को हम बोलते हैं और वोल्ट, इसी को बोला जाता है वोल्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक आपके बुक में दिया हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। जी हमने आपको समझा के दिखा रखा कि कैसे वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसे समझ में आया। अब देखिए एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एक और एक्सप्रेशन इसी का होता है, हालांकि वो सब एक्सप्रेशन जो हम आपको एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं जो इन एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप कर सकते हो। आप देखेंगे आपकी किताबों में ही जो साइड बुक्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे थ्योरेटिकल टाइप के, जिनको इस एक्सप्रेशन की हेल्प से उनका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे हमने बोल दिया कि यही कोई चार्ज है, चलिए हम कोई चार्ज एक ले रहे हैं, हमने बोल दिया ये कोई चार्ज है, ठीक है, हमने बोल दिया प्लस क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, या फिर पोटेंशियल और आर में क्या रिलेशन है, कितना होगा ये तो आपको अभी नहीं जानना, बस आप इतना रखिए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना वी पी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, यानी ये जो डिस्टेंस है वी पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जितना दूर पॉइंट हम लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से उतना ही कम आएगा वहाँ पे, ठीक है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हम इसी फिगर को यहाँ पे दिखाएं, हम आपके सामने दो पॉइंट लें, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, R1 डिस्टेंस पे, एक पॉइंट हमने ले लिया लेट से यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे। हमने बोला कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है लेट V1 है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है V2 है। हम लोग बताओ V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा, यानी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा या इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो आप बोलेंगे कि देखिए भाई ये जो R1 है ना ये लेस देन है R2, यानी ये पॉइंट करीब है, तो जो करीब होगा वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ठीक है। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ होता है, पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो पोटेंशियल और डिस्टेंस का तो ये रिलेशन होता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करता है यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। समझ में आया, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब देखिए इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे आखिरकार पोटेंशियल कम क्यों होता है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है। देखिए अगर इस पॉइंट तक हम इस चार्ज को लाएं, इस वाले चार्ज को इस पॉइंट तक, तो मान लीजिए वर्क डन करना पड़ा W1, सोचिए, और इसी चार्ज को यहाँ तक लेके आए तो वर्क डन करना पड़ा W2। कौन सा वर्क, कब, किस केस में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा होगा, तो आप बोलेंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इस चार्ज के करीब है, तो जब चार्ज के करीब है, जितना करीब इसको लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। हम कहते हैं कि जस्ट इससे चिपकाना है अगर इस वाले चार्ज को, तो फिर आप बोलेंगे तब तो बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब वर्क डन इस वाले पॉइंट तक लाने में ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वर्क डन ही तो पोटेंशियल होता है। आप देखिए वर्क डन ही किसके बराबर है, पोटेंशियल के बराबर है, अगर यूनिट चार्ज की हम बात करें तो आप बोलेंगे यहाँ तक लाने में इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। इसका मतलब जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा यहाँ पे कम वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट दूर है इस वाले चार्ज से। तो एक तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो ये रही पोटेंशियल की बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जाना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम लोग जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की जब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, तब जाके ओम्स लॉ आपको बेहतर से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को।